पहला प्रश्न है, सीमंतोन्नयन किस प्रकार का संस्कार है। देखिए दोस्तों, संस्कार 16 होते हैं। उनमें से ये पूछ रहा है कि सीमंतोन्नयन किस प्रकार का संस्कार है। ए जन्म पूर्व संस्कार, बी शैशव संस्कार, सी शैक्षणिक संस्कार, डी इनमें से कोई नहीं। तो सीमंतोन्नयन जो है जन्म से पहले होने वाला संस्कार है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ए नंबर। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। प्राचीन काल में शिष्यों को क्या कहा जाता था। अर्थात जब ऋषि मुनियों का युग था उस समय छात्रों को क्या कहा जाता था। ए में दिया है छात्र, बी में ब्रह्मचारी, सी में धनुर्धारी और डी में अंतेवासी। तो दोस्तों, जो छात्र पढ़ा करते थे गुरु के आश्रम में उनको उस समय ब्रह्मचारी कहा जाता था, इसलिए इसका आंसर होगा बी नंबर। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। जन्म पूर्व कितने संस्कार होते हैं। तो तीसरा प्रश्न है कि जन्म पूर्व कितने संस्कार होते हैं, यानी कि जन्म पूर्व संस्कार कितने हैं। ए में है षष्ठ अर्थात 6, और बी में पंच अर्थात 5, और सी में एक का मतलब 1, और डी है त्रय का मतलब 3। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 3, यानी कि त्रय का मतलब 3। ठीक है, तो अगला प्रश्न देखते हैं। सप्तपदी क्रिया किस संस्कार में होती है। तो दोस्तों, यहाँ पूछा है कि सप्तपदी क्रिया किस संस्कार में होती है। ए जात कर्म, बी निष्क्रमण, सी विवाह, डी समापवर्तन। तो सप्तपदी क्रिया जो है यह एक संस्कार में से आता है जो विवाह में होता है, इसलिए इसका आंसर होगा सी नंबर। ठीक है, चलिए तो देखते हैं पांचवा प्रश्न। विवाह संस्कार के अंतर्गत क्या नहीं आता है। प्रश्न पूछा है कि विवाह संस्कार के अंतर्गत क्या नहीं आता है। ए गोदान, बी वागदान, सी कन्यादान, डी सिंदूरदान। यानी कि ये तीनों के तीनों जो है बी सी डी वागदान कन्यादान सिंदूरदान ये विवाह संस्कार में होते हैं, लेकिन गोदान संस्कार जो है यह गुरु के आश्रम में होने वाला संस्कार है, इसलिए इसका आंसर होगा ए, क्योंकि पूछा है कि विवाह संस्कार के अंतर्गत क्या नहीं आता है, तो गोदान नहीं आता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। छठा प्रश्न है, प्राचीन संस्कृति की पहचान किससे होती है। मतलब कि हमारा देश जो भारत है उसकी पहचान पहले किस आधार पर होती थी। धर्म से, संस्कारों से, कर्म से, कि इनमें से कोई नहीं। तो हमारी संस्कृति की पहचान जो है वो संस्कारों से होती है, इसलिए इसका आंसर होगा बी नंबर। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। सातवां प्रश्न है, संस्कार कितने हैं। ए एकादश का मतलब होता है 11, बी षोडश का मतलब होता है 16, और सी त्रयोदश मतलब 13, और डी द्वादश अर्थात 12। तो संस्कार आपको पहले ही बता चुके हैं कितना होता है, 16 संस्कार होते, इसलिए आंसर होगा कौन, बी नंबर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और 8वां प्रश्न देखते हैं। 8वां प्रश्न है, इनमें से कौन जन्म पूर्व संस्कार नहीं है। मतलब कि जन्म से पूर्व होने वाला इसमें से
कौन संस्कार नहीं है? ए में कह रहा है नामकरण, बी पुंसवन, सी गर्भधान, डी सीमंतोन्नयन। तो इसमें का पहला हो जाएगा ए आंसर, क्योंकि जब बच्चे का जन्म होगा तो ही ना नामकरण होगा, जन्म से पहले थोड़ी नामकरण किया जा सकता है। इसलिए ए नंबर है नामकरण, यह जन्म पूर्व संस्कार नहीं है। यानी कि तीनों बी सी डी जन्म पूर्व संस्कार है, लेकिन ए जन्म पूर्व संस्कार नहीं है। आया समझ में? चलिए आगे बढ़ते हैं। तो 9वां प्रश्न है, शैशव संस्कार कितने हैं? तो ए में है 4, बी में 5, सी में 6, डी में 7। तो शैशव संस्कार का मतलब बचपन में होने वाला संस्कार है, तो ये संस्कार 4 होते हैं, इसलिए इसका आंसर होगा 4। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है कि इनमें से कौन शैक्षणिक संस्कार नहीं है? शैक्षणिक का मतलब होता है कि शिक्षा दीक्षा से, इसमें से कौन संस्कार नहीं आता है? ए वेदारंभ, बी जातकर्म, सी उपनयन, डी वेदारंभ। इसका मतलब कि इसमें शिक्षा से कौन संस्कार नहीं जुड़ा है? तो इसका हो जाएगा बी, क्योंकि जातकर्म जो है शिक्षा में नहीं आता है, इसलिए इसका आंसर होगा बी। चलिए बढ़ते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि प्राचीन काल में ब्रह्मचारी वेदारंभ कहाँ करते थे? अर्थात जो छात्र पढ़ते थे गुरु के आश्रम में, उनको ब्रह्मचारी कहते हैं। तो ये कहाँ वेद आरंभ करते थे, यानी कि वेदों का पाठ कहाँ करते थे? ए है गांव की पाठशाला में, बी तपोवन में, सी गुरु के घर में, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा गुरु के घर में, यानी कि आश्रम में रह करके ब्रह्मचारी लोग क्या करते थे? तो वेदों का पाठ करते थे, अर्थात शिक्षा ग्रहण करते थे। ठीक है, आइए अगला प्रश्न देखते हैं। तो 12 नंबर प्रश्न है कि केशांत संस्कार में शिष्य का प्रथम क्षौर कर्म कहाँ होता है? ए गुरु के घर में, बी पिता के घर में, सी नाना के घर में, डी हजाम के घर में। तो इन बी सी डी इन तीनों में से ही कोई नहीं होगा। इसका आंसर सही होगा गुरु के घर में, अर्थात गुरु के आश्रम में। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। तो अगला प्रश्न है कि उपनयन संस्कार का अर्थ क्या होता है? ए में बच्चे का यज्ञोपवीत कराना, बी ए गुरु के द्वारा शिष्य को अपने घर लाना, सी ए गुरु के घर शिष्य को भेजना, और डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका उत्तर होगा कि गुरु के द्वारा शिष्य को घर लाना, यानी कि ये उपनयन संस्कार में आता है, इसलिए इसका आंसर होगा बी नंबर। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। तो अगला प्रश्न है कि विवाह संस्कार में कौन सा विधान नहीं होता है? देखिए, शादी विवाह में तो अनेकों संस्कार होते हैं, तो इसमें पूछ रहा है कि वो कौन सा संस्कार है जो विवाह में नहीं होता है। कन्यादान तो होता है, माता पिता करते हैं अपनी बेटी का कन्यादान। बी अग्नि स्थापना, ये भी तो होता है, मंडप में अग्नि स्थापना किया जाता है ताकि वर वधू अग्नि के चारों फेरे घूमते हैं, तो अग्नि स्थापन तो होता है। वागदान और समापवर्तन, यानी कि इन चारों में से विवाह संस्कार में कौन सा विधान नहीं होता है? तो इसमें होगा तो इसका उत्तर होगा डी नंबर, समापवर्तन। ठीक है, चलिए इसलिए इसका डी नंबर आंसर होगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 17 नंबर प्रश्न है कि शिक्षा समाप्ति के पश्चात गुरु शिष्य को कहाँ भेजते हैं?
मतलब कि जब गुरु के आश्रम में शिष्यों का शिक्षा समाप्त हो जाता है तो गुरु उनको कहाँ भेजते हैं, गांव में, जंगल में, यज्ञ में, कि अपने घर। तो जो शिष्य गुरु के यहाँ शिक्षा ग्रहण करने गए होते हैं वो तो वापस शिक्षा ग्रहण के अपने घर ही ना आएंगे, इसलिए इसका उत्तर होगा डी नंबर, अपने घर में। चलिए अगला प्रश्न देखिए। तो 18 नंबर प्रश्न है कि अक्षर आरंभ किस प्रकार का संस्कार है, विवाह संस्कार, शिक्षा संस्कार, उपनयन संस्कार, कि वेदारंभ संस्कार। देखिए अब विवाह संस्कार जो होगा उसमें अक्षर सिखाया जाएगा, ये तो होगा नहीं। बी है शिक्षा संस्कार, तो उपनयन संस्कार भी नहीं हो सकता है। वेदारंभ में तो अक्षर शुरू होता नहीं है, इसलिए होगा इसका बी नंबर, शिक्षा संस्कार। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए। क्वेश्चन है कि गृहस्थ जीवन का एकमात्र संस्कार है वह है, ए शिक्षा संस्कार, बी उपनयन संस्कार, सी विवाह संस्कार, डी अंत्येष्टि संस्कार। इसका मतलब कि विवाह हो जाने के बाद गृहस्थ जीवन का आरंभ होता है, इसलिए विवाह संस्कार इसका उत्तर होगा सी नंबर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि अन्नप्राशन किस संस्कार में होता है। अन्नप्राशन का मतलब होता है कि जब शुरुआत में बच्चों को पहली बार जब अन्न अर्थात भोजन कराया जाता है उस समय का होने वाला संस्कार है अन्नप्राशन। तो ये अन्नप्राशन किस प्रकार के संस्कार में आता है, विवाह संस्कार, शिक्षा संस्कार में, उपनयन संस्कार में, कि शैशव संस्कार में। यानी कि ये ए बी सी तीनों नहीं होगा, शैशव का मतलब बचपन वाला संस्कार है ये। ठीक है, तो डी नंबर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है कि भारत में व्यक्तित्व की रचना कौन करता है, ए आचरण, बी व्यवहार, सी संस्कार, कि डी में से कोई नहीं। मतलब कि संस्कार से ही व्यक्तित्व का रचना होता है, इसलिए संस्कार इसका होगा। ठीक है, कि भारत में लोगों को संस्कार ही उनके व्यक्तित्व को निर्धारित करता है। ठीक है, तो आंसर होगा सी नंबर। चलिए अगला प्रश्न देखिए। संस्कार के प्राय कितने भाग हैं, 4, 5, 6, 8। तो इसमें होगा 6 भागों में बांटा गया। ठीक है, और 6 भागों को मिला करके 16 संस्कार होते हैं। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए। मंडप निर्माण का आयोजन किस संस्कार में किया जाता है, शिक्षा संस्कार में, कि बी जन्म पूर्व संस्कार में, सी उपनयन संस्कार में, डी गोदान संस्कार में। तो मंडप का मतलब होता है जिसमें विवाह होता है। तो शिक्षा संस्कार में तो होता नहीं है मंडप, जन्म पूर्व में भी नहीं होता है, और गोदान तो गुरु के आश्रम में होता है। तो इसका होगा मंडप निर्माण का आयोजन किस संस्कार में किया जाता है। तो होगा इसका उपनयन संस्कार में। ठीक है, चलिए तो आज के लिए इतना ही। अब देखेंगे अगले पार्ट का ऑब्जेक्टिव अगले दिन। ठीक है, तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। और इसी तरह से अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे, तो आने वाले नोटिफिकेशन आपको मिल जाएंगे। और यहाँ इस चैनल पे प्रत्येक सब्जेक्ट की तैयारी कराई जाती है, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। ठीक है, थैंक यू।